बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। अच्छा, तो आज अभी नम्स 2025 जो है ये कंडक्ट किया गया और नम्स 2025 की अभी हम लोगों ने की तो डिस्कस करनी है। लेकिन की को डिस्कस करने के साथ-साथ हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ करनी है कि यार अभी नम्स के बाद आगे एमडी कैट की अगर हमने तैयारी करनी है, तो एमडी कैट के कौन-कौन से पॉइंट्स आप लोगों ने अपने ज़हन में रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नम्स की जो की है, बायोलॉजी की जो की है उसको डिस्कस करते हैं और साथ ये डिस्कस करते हैं यार अब देखो ये कौन-कौन से एमसीक्यूज़ हम लोगों ने रिवाइज़ किए थे, प्रैक्टिस किए थे। पास्ट पेपर में से कौन-कौन से एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और इसके अलावा आगे एमडी कैट के लिए कौन-कौन सी चीज़ें आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। इंड्यूस्ड मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी सजेस्ट दैट एन एंजाइम। यहाँ पे ये जो इंड्यूस्ड मॉडल और लॉकेंट की मॉडल है, इसके हवाले से काफ़ी दफ़ा काफ़ी हम लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस की हुई है। लेकिन ज़रा बात करते हैं कि कांट मॉडिफाई इट्स एक्टिव साइट। लॉकेंट की मॉडल का बेसिक प्रिंसिपल है कि यार एक एंजाइम जो अपनी एक्टिव साइट को चेंज ही नहीं कर सकता। कांट कैन बाइंड टू अ सिंगल सबस्ट्रेट। अब ये लॉकेंट की मॉडल और इंड्यूस्ड मॉडल दोनों एक तरह से कहते तो हैं कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, मगर लॉकेंट की मॉडल जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है। कैन कैटलाइज रिलेटेड स्पेसिफिक रिएक्शंस, क्योंकि एंजाइम के अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आ सकती है, तो दैट विल बी मोर प्रोबेबल आंसर। जो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं वो भी लॉकेंट की मॉडल को ही फॉलो कर रहे होते हैं, लाइक द वन which is used by hexokinase as an activator। अब बच्चों हेक्सोकाइनेज के लिए कोई स्पेसिफिक एक्टिवेटर होता ही नहीं है। पहली बात तो ये है, वो एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वजह से रेगुलेट हो रहा होता है। मगर यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस के अंदर जो मैग्नीशियम है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्टिवेटर है, और मैग्नीशियम कैन एक्चुअली अप रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ हेक्सोकाइनेज इन सम एस्पेक्ट। तो मैग्नीशियम यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा, सी आंसर होगा। आप लोग देखेंगे कि सी आंसर कितने ज्यादा हैं। द लिंकेज बिटवीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड एक्टिव साइट इज, बच्चों जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और एक्टिव साइट होती है उसके दरमियान में हम लोगों ने अक्सर कभी बात की है कि जो पीएच फ्लक्चुएशंस होंगी वो आयनिक बॉन्ड को डिस्टर्ब करेंगी, मगर जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर एक्टिव साइट के अंदर, मगर अगर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और एक्टिव साइट की बात की जाए तो आयनिक बॉन्ड यहाँ पर नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि बहुत वीक लिंकेजेस प्रोड्यूस होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनते इनके दरमियान में। Activated pepsin in which polypeptide fragment is removed is an example of। अब बच्चों यहाँ पे जरा गौर करो इसके ऊपर कि एक पेप्सिन के मॉलिक्यूल, मुझे बहुत से बच्चों ने ये वाला एमसीक्यूज भेजा, किसी बच्चे ने इस एमसीक्यूज को प्रॉपर तरीके से लिख के सेंड नहीं किया हुआ था, और हर जगह पे यही लग रहा था कि इसका आंसर जो होगा वो अपोएंजाइम होगा, कि एक ऐसा पेप्सिन का मॉलिक्यूल जिसके साथ से एक रेगुलेटरी सब्सटेंस को हटा दिया गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे बात की जा रही है एक ऐसा एक्टिवेटेड पेप्सिन, क्योंकि नॉर्मली पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिनोजिन की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो पेप्सिनोजिन को जब एक्टिवेट कर दिया जाए पेप्सिन बन जाएगा। दैट पेप्सिन इज नॉट अ होलो एंजाइम, क्योंकि इसके लिए कोई को फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता, बल्कि इट विल बी रेगुलेटरी एंजाइम जो कि अपना काम बेसिकली करना शुरू हो जाएगा, मेजोरिटी ऑफ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स अफेक्ट द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन बाय। अब जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और उनको वहां से रिमूव करना आसान होता है। क्या ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे? हरगिज नहीं। क्या वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे? अगर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया अल्लाह के बंदो, तो एंजाइम की एक्टिविटी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी ना, वो रिवर्सिबल तो नहीं होगा। फॉर्मिंग वीक लिंकेजेस विद एंजाइम, ताकि जब एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए तो वहां से जो इनहिबिटर है वो रिमूव हो जाए। अब बच्चों देखो इसके ऊपर हम लोगों ने, अगर कोई बच्चा हमारी वो जो प्रैक्टिस ड्रिल्स हैं वो कर रहा होगा, या फिर जो मैंने तुम लोगों को मॉक एग्जाम्स दिए थे वो कर रहा होगा, वो जो इन चीजों के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया था, और ये वो एमसीक्यूज हैं जो कि बच्चे को भी लगता है यार इतनी आसान चीज भी कोई एग्जामिनर दे सकता है, मगर फिर भी एग्जामिनर दे देता है। तो इस तरह के आसान एमसीक्यूज भी आते हैं। What is the required medium for the maximum activity of the given enzymes? ठीक है जी, given enzymes के अंदर हमारे पास एक एंजाइम है लाइपेज, दूसरा पेप्सिन। तो लाइपेज है, अगर मेनली बात करें पैंक्रियाटिक लाइपेज की, तो पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो बेसिक एनवायरनमेंट में, अल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में वो काम ही नहीं करता, तो ए और डी ऑप्शन गलत हो गई है। ठीक है, पेप्सिन एक एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है, वो बेसिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर पेप्सिन काम कर रहा होगा, अगर इसकी पीएच 2 से 2.2 तक होती है, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या होगा, बेसिक एंड। What distinguishes the concept of special creation from the concept of evolution? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्योंकि
अगर अब यहाँ पे जो बात करते हैं कि यार जो स्पेशल क्रिएशन है, लाइफ को स्पॉन्टेनियसली क्रिएट किया गया थ्रू अ स्पेशल क्रिएटेड डिवाइन क्रिएशन के तौर पे जो लाइफ से क्रिएट किया गया। तो लाइफ इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ सडन क्रिएटिव एक्ट, ये तो एवोल्यूशन बताती है, ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स माइट बी द लाइफ एंसेस्टर्स, ये भी एवोल्यूशन बताती है। लाइफ रिजल्ट्स फ्रॉम इनन्यूमरेबल चेंजेस, ये भी एवोल्यूशन बताती है। मगर अगर सी ऑप्शन को देखा जाए, रिलाई ऑन इंस्पिरेशन एंड मेडिटेशन फॉर लाइफ ओरिजिन, अब ये फेडरल बोर्ड के अंदर या केपीके के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, मगर ये लाइन भी कोई एक्चुअली में ट्रू लाइन नहीं है स्पेशल क्रिएशन को लेकर। वो डिवाइन क्रिएशन के ऊपर बात करते हैं, मेडिटेशन से लाइफ ओरिजिनेट नहीं होती। तो खैर हमारे पास बाकी तीनों ऑप्शंस तो गलत हैं, वो डायरेक्टली फोकस कर रही है एवोल्यूशन के ऊपर, तो यहाँ पे वी विल गो विद सी। Which of the following idea is a part of Lamarckism? अब लामार्क ने यूज एंड डिसयूज का आइडिया दिया था और कहा था कि यार जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स लामार्क का आइडिया है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और वेरिएशन, तीनों डार्विन ने पॉइंट जो है वो रेज किए थे, तो इसका आंसर हमारे पास होगा ए। Who's the correct pair for homology? अब homology के अंदर बच्चों हमारे पास वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर तो सिमिलर होगा मगर उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। तो विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई दोनों विंग्स हैं, दोनों फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं, ये एनालॉगस ऑर्गन्स होंगे, होमोलॉगस ऑर्गन्स नहीं होंगे। फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स एंड फिन्स ऑफ व्हेल्स, अब व्हेल का फिन और बर्ड का जो फोर लिम्ब है दोनों के फंक्शन डिफरेंट है। मगर अगर बॉन्स की हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, बॉन्स की अरेंजमेंट की बात करें, तो दोनों के अंदर बॉन्स जो होती हैं वो काफी सिमिलर होती हैं। तो उनकी जो अरेंजमेंट है वो सिमिलर होती है। तो बच्चों ये हमें बेसिकली बताता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं किसी सेम या सिमिलर एंसेस्टर से इवॉल्व करके आए हैं। Which chronological sequence is correct among the classes of vertebrates as evidence of evolution? अब बच्चों हमें पता है कि अगर हम एक फाइलेटिक लिनिएज की बात करते हैं तो बर्ड्स सबसे पहले नहीं आते, ना ही रेप्टाइल सबसे पहले आते हैं, क्योंकि लाइफ जो वो पानी में ओरिजिनेट हुई थी। तो फिशेस सबसे पहले आती हैं, और फिशेस क्योंकि पानी में है, रेप्टाइल्स जो वो लैंड पर है, और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास होते हैं एम्फीबियंस। तो फिशेस से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड्स एंड मैमल्स, ये दोनों रेप्टाइल से प्रोड्यूस हुए थे। तो आंसर हमारे पास सी है। मैं आप लोगों को कह रहा था ना कि देखते जाना कि कितने ज्यादा सी वाले आंसर्स होंगे। The reduction of population size and loss of a specific allele and genotype due to a natural disaster is called। अब बच्चों एक पॉपुलेशन का साइज जो है वो लूज हो गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया, उसमें स्पेसिफिक एलील और जीनोटाइप जो है वो खत्म हो गया उस पॉपुलेशन के अंदर से, इट इज नॉट म्यूटेशन। जो स्पीशीज है उसमें तो नई स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही होंगी, उसमें पॉपुलेशन का साइज रिड्यूस होने की जरूरत नहीं होती। फाउंडर इफेक्ट का मतलब है कि छोटा चंक है पॉपुलेशन का, वो किसी नई जगह पे जाए और वहां पे जाके रहना शुरू कर दे, दैट विल बी कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। तो ये हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा, दिस विल बी बॉटलनेक इफेक्ट। बच्चों द फॉलोइंग इंक्रीजेस वेरिएशन विद इन अ जीन पूल। अब इनमें से बच्चों कौन सी ऐसी चीज है जो कि जीन पूल के अंदर एक वेरिएशन क्रिएट करती है, अडेप्टेशन जीन पूल को डिस्टर्ब नहीं करती। जेनेटिक ड्रिफ्ट जीन पूल को अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो जीन पूल के अंदर से कोई चीज निकल जाती है, चीज निकल जाती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट वो कहलाता है। मगर यहाँ पर जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा तो लॉस ऑफ अलील्स ज्यादा प्रोबेबल होगा हमारे पास। वेरिएशन प्रोड्यूस करना या वेरिएशन को इंक्रीज करना इसका आंसर नहीं बनेगा। जीन म्यूटेशन इज द थिंग जो कि हमेशा कोई नई वेरिएशन लेकर आ रही होती है। यहाँ पे आंसर हमारे पास होगा जीन म्यूटेशन। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ मिट्रल वॉल्व इन द ह्यूमन हार्ट। अब बच्चों जो मिट्रल वॉल्व होता है इंसान के हार्ट के अंदर, दैट इज बेसिकली द बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व है ये, जो दो वॉल्व होते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व, उसमें जो ट्राइकस्पिड है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है, और जो बाइकस्पिड है ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में पाया जाता है। दैट इज स्ट्रेट अवे डी आंसर। Which of the following components are present both in blood and lymph? अब बच्चों देखो ये तकरीबन तमाम चीजें ये वाली जो है ब्लड में पाई जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं लिम्फ में कौन सी चीज मौजूद नहीं होती। लार्ज प्रोटीन्स लिम्फ में मौजूद नहीं होती, ये वो ब्लड से बाहर, वो ब्लड वेसल से बाहर इस तरह से नहीं निकलती। रेड ब्लड सेल्स लिम्फ में नहीं पाए जाते, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास वैसे गलत हो जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड वाटर, ये दोनों चीजें जो हैं ये लिम्फ में भी पाई जाएंगी, ब्लड के अंदर भी मौजूद होंगी।
ब्लड फ्लो इन वेसल्स लीस्ट डिपेंड्स ऑन, अब बच्चों जो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वेसल का, अगर ओवरऑल देखा जाए साइज के लिहाज से देखा जाए कैपिलरीज का जो सबसे ज्यादा होता है तो वहां पे ब्लड फ्लो स्लो होता है। ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लो वेरी करेगा, डिपेंड करेगा उसके ऊपर, और हार्ट बीट के ऊपर ब्लड फ्लो डिपेंड करते हैं। स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर भी ब्लड फ्लो डिपेंड करता है, मगर इन चारों ऑप्शंस को देखा जाए तो सी हमारे पास जो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन है इसके ऊपर लीस्ट डिपेंड करता है, और मेनली जो काफ के मसल्स होते हैं टांगों में नीचे वाला जो पोर्शन है उसके अंदर जो मसल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। Which T lymphocyte do not directly attack invading microbes? ठीक है जी, नेचुरल किलर सेल्स उनको अटैक करते हैं, मैक्रोफेजेस ने भी अटैक करना होता है, और न्यूट्रोफिल्स तो हमारे पास सबसे पहले अटैक करने वाले मॉलिक्यूल जो सेल्स उनमें शामिल होते हैं। मगर जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये वो सेल्स होते हैं जिन्होंने डायरेक्टली अटैक नहीं करना होता, खाना नहीं होता माइक्रोब्स को। तो सी आंसर हमारे पास अब अभी तक देखो हमने कुछ 16 एमसीक्यूज किए हैं, 10 एमसीक्यूज का आंसर जो है वो सी था। तो एक और चीज़ जो बच्चों को परेशान करती है कि यार इतने ज़्यादा सेम ऑप्शन आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो बच्चों बिल्कुल हो सकता है। A woman cuts her finger while working in kitchen. Which chemical substance will cause inflammation around the wound? अब बच्चों जब फिंगर कट होगी वहां पे अगर कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है इंटरल्यूकिन रिलीज हो सकते हैं, लेकिन जो इन्फ्लामेशन कोज करने वाला हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है वो कोई भी मॉलिक्यूल जिसने जाके ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाना है, दैट विल बेसिकली हिस्टामिन्स, दैट विल नॉट बी हेपरिन, वो ब्लड को थिन करती है। चूज द मिसमैच्ड, अब यहाँ पे एक चीज, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्योंकि एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो गैस्ट्रिन को रिलीज करेगा, दैट इज समवट मैच्ड। इमल्सिफिकेशन में फैट ड्रॉपलेट्स बनते हैं, दैट इज मैच्ड। लेकिन एंटीरोकाइनेज जो है बच्चों वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को, प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम? ट्रिप्सिन। वो ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, लाइपेज को नहीं करता, तो दैट इज मिसमैच्ड। काइलोमाइक्रोन्स जो होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल के साथ मेनली जो प्रोटीन्स होती हैं वो अटैच हुई होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अटैच नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे पास बी और डी दोनों ही इसके आंसर बन रहे हैं, और ये अलग अलग सोर्सेज में आप लोगों को अलग अलग इसकी जो ऑप्शन है वो नजर आएगी। लेकिन बहुत सी जगहों में मैंने देखा था काइलोमाइक्रोन्स ये वाली ऑप्शन को उन्होंने करेक्ट बोला हुआ था, लेकिन एंटीरोकाइनेज किसी भी तरह से लाइपेज के साथ तो बनता ही नहीं है। उसमें काइलोमाइक्रोन्स के अंदर एक हद तक कोलेस्ट्रॉल तो मौजूद होता है मगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते। तो ये दोनों ऑप्शन ही इसकी करेक्ट आंसर बननी है, दोनों ही मिसमैच्ड हैं, मगर अब देखते हैं कि नम्स जो है उसने कौन सी वाली जो ऑप्शन है उसको की में सही किया हुआ है, या फिर वो बच्चों को इसका ग्रेस मार्क देंगे। Which protein is present in the walls of alveoli? अब alveoli की वॉल की अगर बात करें, मायोसिन बच्चों होती है मसल्स के अंदर, मायोग्लोबिन सॉरी मायोसिन भी मसल के अंदर होती है, मायोग्लोबिन भी मसल्स में होती है, हीमोग्लोबिन ब्लड में होती है, मगर कोलाजिन वो प्रोटीन है जो कि एल्वेओलाई की दीवारों में पाई जाती है। So the following acts as an enzyme activator in human digestive system. अब बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर ये एंटीरोकाइनेज की, जिसने ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करना है ट्रिप्सिन के अंदर, ये जाइमोजिन है, इसको एक्टिवेट करके उसने ट्रिप्सिन बनाना है। तो जो हमारे पास ये एंटीरोकाइनेज है ये वो एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ये एक एक्टिवेटर का काम करेगा। हाउ वुड यू क्लासिफाई अ बैक्टीरियम हैविंग अ ग्रुप ऑफ टू और मोर फ्लैजेला एट वन पोल? तो बच्चों अगर हमारे पास एक बैक्टीरियम है, सपोज करो ये एक बैक्टीरिया, उसकी एक साइड पे दो या दो से ज्यादा फ्लैजेला मौजूद हैं, तो बच्चों दैट इज बेसिकली लोफोट्राइकस। अगर उसके अंदर जो है वो ओवरऑल सारे के सारे उसको फ्लैजेला मौजूद होते हैं, हम उसको पेरिट्राइकस का नाम देते हैं। एम्फीट्राइकस में दोनों साइड्स के ऊपर फ्लैजेला मौजूद होते हैं, मोनोट्राइकस फ्लैजेला होता है, तो इसका आंसर हमारे पास ए था। Which of the following material is used for developing vaccine against tuberculosis? अब यहाँ पे बहुत से बच्चों ने फौरन से देखा होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उन्होंने फौरन से आंसर कर दिया होगा ट्यूबरकुलोसिस का ही आंसर बनेगा। ऐसा नहीं है, माइकोबैक्टीरियम यूज होगा ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन बनाने के लिए, और बोविस इज लेस वायरुलेंट देन ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम बोविस हम यूज करेंगे क्योंकि इसके डिजीज कॉज करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ताकि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इम्यूनिटी जो डेवलप करवाई जा सके। If a bacteria can grow in the presence or absence of oxygen, it would be। अब मैं बच्चों के साथ बहस करता रहा हूँ सारा दिन इस चीज को लेकर कि बच्चों ने मुझे कहा फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, मैं कह रहा हूँ भाई चलो ये फैकल्टेटिव एरोबिक जो ऑप्शन ठीक हो भी जाएगी, लेकिन जो नॉर्मली टर्म यूज करते हैं वो फैकल्टेटिव एन एरोबिक बैक्टीरिया की यूज कर रहे होते हैं।
कि वो बैक्टीरिया जिसको अगर ऑक्सीजन मिले तब भी सर्वाइव कर लेगा, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब भी सर्वाइव कर लेगा। एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते और एनाएरोबिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो दिस इज फैकल्टेटिव एनाएरोबिक। और माइक्रो एरोफिलिक वो एनाएरोबिक होते हैं जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन को बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Which testicular cells in human male with high testosterone level will start the endocrine activity? अब बच्चों थोड़ा ध्यान से एमसीक्यूज को देखो। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस किसने करना है? इंटरस्टिशियल सेल्स ने और लेडिक सेल्स, बेसिकली ये दो सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दोनों में से हमारे पास कोई भी आंसर जो है वो आप करने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि कौन सा ऐसा सेल है जो वो तब काम करना शुरू करेगा जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा, हाई करेगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक देने की जरूरत होगी। और नेगेटिव फीडबैक देने के लिए हमारे पास जो एक हार्मोन रिलीज होता है वो इनहिबिन हार्मोन रिलीज होता है। और इनहिबिन को कौन रिलीज करता है भाई? सर्टोली सेल्स इनहिबिन को रिलीज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो आगे विच लेयर ऑफ यूट्रस इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स? अब बच्चों जो यूट्रस है उसके अंदर एंडोमेट्रियम वो वाली लेयर होती है जहाँ पे मेनली सारे हॉर्मोन्स जो है वो आके एक्ट कर रहे होते हैं। मगर जो मायोमीट्रियम है ये वो लेयर है जिसके ऊपर एक हार्मोन आके एक्ट करना है जो ऑक्सीटोसिन है, इट विल एक्ट ऑब्वियसली। मगर मायोमीट्रियम हमारे पास वो वाली लेयर है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेबर पेन जो होती है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होती है, they are at myometrium ताकि जो fetus उसे बॉडी से पुश आउट किया जा सके। One of the endocrine glands responsible for failure in ovulation is, अब बच्चों यहाँ पर बस ये देखो कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जिसके हार्मोन्स एक्चुअली में ओव्यूलेशन को किसी भी तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो फीटस से एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स आते हैं वो तो एक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए आ रहे होते हैं। थायराइड ग्लैंड उसको रेगुलेट नहीं करता। प्लेसेंटा तो बहुत बाद में स्टैब्लिश होता है जब जो फर्टिलाइजेशन है वो हो जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास वो ग्लैंड है जिसने ओव्यूलेशन को रेगुलेट करना होता है। आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो वो जो हमारे पास वो एग्जैक्ट फंक्शन क्या है एटीपी हाइड्रोलिसिस का, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बहुत से बच्चों ने आंसर किया होगा ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। एटीपी का बाइंड करना जरूरी होता है क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए। जब एटीपी बाइंड करेगा क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, लेकिन जब एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा मायोसिन अपने आप को रीओरिएंट करके जाकर एक्टिन के साथ जुड़ता है। तो एटीपी हाइड्रोलिसिस बेसिकली यहाँ पे क्रॉस ब्रिज को तोड़ नहीं रहा, वो क्रॉस ब्रिज को बना रहा होता है। एटीपी का बाइंड करना जरूरी होता है क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए। यहाँ पे हमारे पास आंसर इसका होगा ए। द रीजन बिहाइंड द स्लो हीलिंग ऑफ कार्टिलेज। अब कार्टिलेज है बच्चों, हम लोगों ने बहुत दफा ये चीज डिस्कस की थी कि ये ए वेस्कुलर होता है और ए न्यूरल होता है। यानी कि भाई ना तो इसमें नर्व जो नर्व कॉर्ड्स होती हैं ना ही इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो एब्सेंस ऑफ मिनरल्स इन द मैट्रिक्स ये उसकी स्लो हीलिंग को कॉज नहीं करेगा। एब्सेंस ऑफ नर्वस सप्लाई इसकी वजह से भी स्लो हीलिंग तो नहीं होगी, लेकिन एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई की ना होने की वजह से उसकी जो हीलिंग है वो बहुत स्लो होती है। एज जोन ऑफ सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ, बच्चों जो सार्कोमियर का एज जोन होता है, हम लोग ये जानते हैं कि एज जोन वो वाली जगह है जहाँ पे ए बैंड के अंदर सेंट्रल पॉइंट के अंदर पोजीशन के अंदर वो जगह जहाँ कोई भी एक्टिन फिलामेंट नहीं आता, जो हमें ब्राइट जोन नजर आ रहा होता है, जो हेली जोन नजर आ रहा होता है। तो प्रोटीन स्पॉटिंग मायोसिन फिलामेंट, भाई मायोसिन के फिलामेंट वहां पर होते हैं। मायोसिन ओवरलैप बाय एक्टिन, एक्टिन वहां पे नहीं पाया जाएगा। ओनली एक्टिन फिलामेंट बिल्कुल भी नहीं, ओनली मायोसिन फिलामेंट जो है ये मौजूद होंगे वहां पर। Which cell is most important to cause bone resorption? हमने ये 3 से 4 दफा अपने टेस्ट में भी डिस्कस किया था बच्चों। ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्म करते हैं, ओस्टियोसाइट मेच्योर बोन सेल्स हैं, मगर ओस्टियोक्लास्ट वो वाले सेल्स होते हैं जो बोन रिजॉर्ब कर रहे होते हैं। एक्टिविटी ऑफ विच ऑर्गन वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड विद इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स? अब बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन ऐसे है जो कि स्मूथ मसल के ऊपर सबसे ज्यादा रिलाई कर रहा होता है? हार्ट नहीं भाई, हार्ट के अंदर तो कार्डियक मसल्स होते हैं। लंग इज नॉट अ बेसिकली मस्कुलर ऑर्गन। और टंग जो है बच्चों वी कैन एक्चुअली कंट्रोल इट, हम अभी बोल रहे हैं हम इसको कॉन्स्टिट्यूटली कंट्रोल कर सकते हैं, मगर स्टमक के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, तो स्टमक वुड बी इम्पेयर्ड। The phenomena of gene linkage rejects the concept of, अब बच्चों जो जीन लिंकेज है
जीन लिंकेज कौन से फिनोमिना को, कौन से प्रोसेस को रिजेक्ट कर रहा है और बिल्कुल डिनाई करता है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो फिर भी चलता रहेगा। पॉलीजेनिक ट्रेट्स यहाँ पे और एपिस्टेसिस, ये दोनों फैक्टर्स जो है वो जीन लिंकेज के साथ रिलेटेड ही नहीं है, मगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये वो फिनोमिना है जो जीन लिंकेज के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे की एक तरह से दुश्मन ही है कि जहाँ पे जीन लिंकेज होगी वहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो अपना काम नहीं करेगा। Which of the following is used to determine the linkage between two gene pairs? अब यहाँ पे जो दो जीन पेयर्स हैं उनकी इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चों हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। मगर दो जीन पेयर्स की अगर लिंकेज डिटरमिन करनी है ना तो दैट विल बी टेस्ट क्रॉस। कुछ बच्चों का गलत हुआ होगा। The process by which unwanted structures are engulfed and digested within the lysosome is termed as। अब बच्चों देखो, अगर तो एक सेल जो है, एक अनवांटेड सेल है या किसी सेल को किल किया जा रहा है कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करने की, तो दैट विल बी ऑटोलाइसिस। लेकिन एक सेल के अंदर लाइसोसोम किसी अनवांटेड स्ट्रक्चर को पकड़ के डाइजेस्ट कर रहे हैं तो दैट विल बी ऑटोफेगी, नॉट ऑटोलाइसिस। फ्लूइडिटी ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज मेंटेन्ड बाय, अब यहाँ पे आंसर होना चाहिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लेकिन क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड और ओवरऑल फैटी एसिड का जिक्र किया गया तो हम दोनों की तरफ नहीं जाएंगे, वी विल गो विद फॉस्फोलिपिड्स। Which of the following independently reproduces in the cell? बच्चों दो ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि अपनी डिवीजन के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करते। उनमें से एक क्लोरोप्लास्ट है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अगेन आंसर हमारे पास सी आ गया। Which statement best describes difference of prokaryotic cell from eukaryotic cell? तो बच्चों इनमें से हमारे पास वो स्टेटमेंट जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल को डिफरेंट जो है ना वो सही तरह से डिस्क्राइब कर रही है। कॉलम 1 में हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होगा, कॉलम 2 में हमारे पास यूकेरियोटिक सेल है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, ऑप्शन यहीं पे गलत है। राइबोसोमल सबयूनिट आर 50 and 30s, yes that is correct। राइबोसोमल यूनिट्स सबयूनिट्स आर 60s and 40s। तो यूकेरियोटिक सेल के लिए राइबोसोमल सबयूनिट जो होते हैं वो 60 और 40s होते हैं, जो कि मिलकर 80s का राइबोसोम बनाते हैं, और ये दोनों मिलकर 70s का राइबोसोम बनाते हैं। आंसर हमारे पास बी होगा इसका। जी, तो skeletal muscle cells are having, अब skeletal muscle cell के अंदर बच्चों लेस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, skeletal muscle cell के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में वो कैल्शियम को स्टोर करते हैं। तो दे नीड टू बी मोर देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मगर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दे आर एक्चुअली मोर देन रफ इन मसल सेल्स। इसका आंसर हमारे पास बी होगा। Which one is the direction of action potential along the neuron? अब न्यूरॉन के अंदर अगर एक्शन पोटेंशियल की हमें बात करनी है, एक्सोन से पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे नहीं जाता। एक्सोन टर्मिनल जो होता है या जो साइनेप्टिक नोब होती है वहां से पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल जो है वहां पे जो मैसेज है वो जाता है। श्वान सेल्स प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, श्वान सेल बच्चों यहाँ पे साइनेप्टिक या पोस्ट साइनेप्टिक के साथ रिलेटेड नहीं होते, वो तो माइनर शीट बना रहे होते हैं। सेल बॉडी से प्री साइनेप्टिक टर्मिनल की तरफ नहीं हुआ, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगा एक नर्व इंपल्स, और वहां से आगे जो साइनेप्स आएगी। डेंड्राइट जो हमारे पास होता है, डेंड्राइट से पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, या डेंड्राइट इज बेसिकली द पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल जहां से जो नर्व है वो रिसीव होकर आ रही होती है। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो बनेगा डी। concentration of sodium and potassium ions during resting membrane potential is, अब resting membrane potential में जो इनसाइड द न्यूरॉन अगर हम बात करें तो पोटेशियम कुछ बुक्स में 20 टाइम्स लिखा हुआ है, फेडरल में 30 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 30 टाइम्स इसका आंसर ठीक होगा। बाकी हमारे पास ये वाला गलत है, इनसाइड सोडियम ज्यादा नहीं होती, सोडियम जो है वो आउटसाइड द न्यूरॉन 10 टाइम्स मोर होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, आंसर बनेगा a brief phase in which neuron regains its original ionic distribution and polarity is called। एक थोड़ा सा फेज जहाँ पे न्यूरॉन जो वो रीगेन कर रहा होता है अपनी आयनिक पोलैरिटी को, बच्चों दैट स्टेट इज रिपोलराइजेशन। अगर जो ये पीरियड होता है, इस पीरियड को हम लोग रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, जहाँ पे एक न्यूरॉन कोई नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर रहा होता। पार्ट्स ऑफ ब्रेन दैट कंप्राइज द लिम्बिक सिस्टम, अब लिम्बिक सिस्टम के अंदर बच्चों तीन मेन पार्ट्स होते हैं। तो जो सिंगुलेट जाइरस है वो भी इसके अंदर इसके हिस्सा होता है। थैलेमस एक हद तक इसके अंदर आ सकते हैं, मगर हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये तीन चीजें हैं जो कि लिम्बिक सिस्टम का पार्ट जो बनती है। आयंस इन्वॉल्व इन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, बच्चों यहाँ पे आंसर सिर्फ कैल्शियम होना चाहिए था, मगर सिर्फ कैल्शियम इसका आंसर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है। तो पोटेशियम किसी तरह से इसका पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की बात करेंगे ना
पोटेशियम जो होता है बच्चों, ये नर्व इम्पल्स को वहाँ पे इनहिबिट कर देता है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, तो पोटेशियम इसका आंसर कहीं पे नहीं बनेगा। तो हमारे पास सोडियम और कैल्शियम विल बी द आंसर। Correct sequence of the four elements of a neural pathway in simple reflex circuit। अब तो जो हमारे पास एक करेक्ट सीक्वेंस है, अगर इस करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो रिफ्लेक्स सीक्वेंस के अंदर जो नर्व इम्पल्स है वो आती कहाँ से? सेंसरी न्यूरॉन से आती है, बिल्कुल ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन के बाद वो आगे एसोसिएटिव न्यूरॉन में जाएगी, फिर से मोटर न्यूरॉन में जाएगी और फिर मसल्स यानी कि इफेक्टर के पास जाएगी। तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट। मसल सबसे पहले नहीं आते, मोटर न्यूरॉन सबसे पहले नहीं आते और एसोसिएटिव न्यूरॉन सबसे पहले नहीं आते। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। In humans, memory storage for behavior and coordination is well developed in। अब जो मेमोरी स्टोरेज की बात की जाए या बिहेवियर की बात की जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। मेमोरी स्टोरेज तो हिप्पोकैम्पस के अंदर होता है, मगर मेमोरी स्टोरेज फॉर कोऑर्डिनेशन, के कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिंपली सेरिबेलम। अच्छा जी, तो चूज द करेक्ट पेयरिंग। अब अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे तीन अलग अलग चीजों को आपस में मिक्स करना, मैच करना है। केमिकल नेचर, जो यहाँ पे हमारे पास हॉर्मोन्स है उनकी केमिकल नेचर, हार्मोन और ग्लैंड। ये एक हार्मोन है, उसकी केमिकल नेचर क्या है और कौन सा ग्लैंड उसको सिक्रीट कर रहा है, ये तीनों चीजें मैच होनी चाहिए। तो प्रोटीन केमिकल नेचर है इंसुलिन की, इट इज रिड्यूस बाय पैंक्रियाज, दैट इज एक्चुअली करेक्ट। थायराइड हार्मोन कोर्टिसोन तो होता है मगर वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, थाइमस से रिलीज नहीं होता। कैटेकोलामाइन हमारे पास एड्रिनलिन बेसिकली एड्रिनल मेडुला से रिलीज होगा, मगर एस्ट्रोजन नहीं, वो एड्रिनलिन या नोर एड्रिनलिन होगा। और अमीनो एसिड डेरिवेटिव थायरोक्सिन होता है, मगर जो थायरोक्सिन है वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज नहीं होता। तो आंसर विल बी ए। Which phylum exhibit first true coelom? तो बच्चों, किंगडम एनिमेलिया में जो फाइलम थे जिनमें सबसे पहले एक ट्रू सीलोम आई थी, फाइलम नाइटेरिया में ट्रू सीलोम नहीं होती, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फाइलम एनिलिडा जो अर्थवर्म्स हैं, दोज आर द ऑर्गेनिज्म जिनमें सबसे पहले सीलोम आई थी। मोलस्का में जो उसके बाद और प्लेटिंग एलिमेंट्स में तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे होगा बी। Which invertebrate has exceptionally large and complex brain with highly developed capabilities to learn and remember? अब बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे एमसीक्यूज भेज रहे थे कि लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट जिसके पास एक अच्छा खासा डेवलप ब्रेन होता है तो वो तो जाइंट स्क्विड होता, मगर एक सिंगल वर्टिब्रेट जिसका जो ब्रेन है वैसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है तो बच्चों दैट इज ऑक्टोपस। जो साइंटिस्ट है वो भी ये बेसिकली इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि इंसानों की अगर एक्सटिंक्शन हो जाए तो ऑक्टोपस विल बी द एनिमल जो कि ओवरटेक करेगा हमारी दुनिया को। अच्छा जी, तो आर्थ्रोपोड कॉन्स्टिट्यूट 54% ऑफ किंगडम एनिमेलिया, व्हाट इज द रीजन ऑफ देयर सक्सेस? आर्थ्रोपोड्स हैं और किंगडम एनिमेलिया का अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे डाइवर्स ग्रुप है। लेकिन अगर इनकी जो डाइवर्सिटी है उसकी बात की जाए तो डाइवर्सिटी क्यों है? बायोलेटरल सिमेट्री की वजह से, बाकी ऑर्गेनिजम्स बाकी एनिमल्स की भी होती है। वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई बाकी एनिमल्स के अंदर इनसे ज्यादा डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ हीमोसील, चलो हीमोसील जो वो बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होती, आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो है वो ज्यादा होती है, लेकिन हीमोसील जो है वो आर्थ्रोपोड्स की डाइवर्सिटी का कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं बनाती। डाइवर्सिटी एंड आर्टिकुलेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन, कि इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज एक्चुअली वेरी डाइवर्सिफाइड, और जो आर्टिकुलेशन इनके अंदर होती है, जो जॉइंट्स होते हैं, दे आर मोर एडवांस देन एनी अदर एक्सोस्केलेटन जो कि किंगडम एनिमली में पाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी बनाते हैं किंगडम एनिमलिया के अंदर। Which of the following virus is having double-stranded RNA in its core? बच्चों, बहुत से बच्चे स्मॉल पॉक्स आंसर कर रहे हैं। या देखो, स्मॉल पॉक्स डीएनए वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। माइल्ड रैश वायरस, बहुत से अलग अलग वायरसेस होते हैं इसके अंदर। जो रूबेला वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। डायरिया वायरस, रोटा वायरस, रोटा वायरिडी के अंदर आता है। ये वो वायरस हैं जो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं। पोर साइज ऑफ पोर्सिलिन फिल्टर रेंजेस बिटवीन, अब जो पोर्सिलिन फिल्टर है उसका पोर साइज कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि हर एक वायरस जो है या मेनली जो वायरस हमारे पास है वो उसमें से गुजर जाए। अगर वो 10 नैनोमीटर का होता है तो वायरसेस भी उसके अंदर से नहीं गुजर पाते। तो जो 100 टू 1000 नैनोमीटर, दैट इज एक्चुअली द करेक्ट साइज जो कि पोर्सिलिन फिल्टर के पोर्स होते हैं उनका साइज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट, which जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है क्या काम करता है? उसने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, उसने जो रेट्रोवायरसेस का आरएनए होता है उसको डीएनए में कन्वर्ट करना होता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं होता, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। उसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट नहीं करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करेगा। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दैट इज द फंक्शन ऑफ
तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अगर मैंने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बोल दिया तो दैट इज माय बच्चों, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, which symptoms disappear after few months in an asymptomatic carrier of HIV। asymptomatic carrier अगर होगा जिसके अंदर हमें नजर ही नहीं आ रहा कि कोई सिम्टम है एचआईवी की, लॉस ऑफ मेमोरी तो उसके अंदर वैसे नहीं आती, लेकिन वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, तो ये सिम्टम्स हैं। तो अगर एसिम्टोमेटिक कैरियर होगा उसके स्वोलन लिम्फ नोड्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे कुछ महीनों के बाद। तो जी द प्राइमरी पर्पस ऑफ फोटो सिस्टम 2 इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इज, अब बच्चों देखो फोटो सिस्टम 2 ने हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो तो प्रोड्यूस करना है, उसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस होती है, मगर एटीपी सिंथेसिस फोटो सिस्टम 1 भी करवा लेता है, फोटो सिस्टम 2 जो है उसके लिए लाजमी नहीं होता। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जो है ये सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 2 के ऊपर ही होती है, फोटो सिस्टम 1 पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर नहीं होती। NADP टू NADPH ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन है बच्चों ये फोटो सिस्टम 1 पर हो रही होती है, 2 पर नहीं होती। तो हमारे पास इसका आंसर जो बेसिकली बनेगा ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम ये प्लास्टोक्विनोन ने प्लास्टोसायनिन ने करनी है, फोटो सिस्टम 2 ने नहीं करनी। इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज, बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ब्रेक डाउन जब उसे किया जा रहा होता है क्या वो रिड्यूस होता है या वो ऑक्सीडाइज होता है? जब किसी मॉलिक्यूल को रिड्यूस किया जाएगा उसके अंदर एनर्जी ऐड की जाएगी, अगर किसी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किया जाएगा उसमें से एनर्जी निकाली जाएगी। ग्लूकोज के अंदर से ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी निकाली जाती है तो इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू पायरुविक एसिड, नॉट रिड्यूस्ड टू पायरुविक एसिड या पायरुवेट। The final electron accepted in respiratory electron transport chain in mitochondria is, बच्चों देखो ये चीज तुम लोगों को मैंने अपनी क्लासेस में कितनी दफा ये चीज बताई थी, हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कि भाई देखो FADH जो है बेसिकली सक्रिय डिहाइड्रोजिनेज या कॉम्प्लेक्स 2 के ऊपर आके अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होता। NADP वैसे होता ही फोटोसिंथेसिस के अंदर है, NADH होता है इलेक्ट्रॉन उसमें रेस्पिरेटरी चेन के अंदर। यहाँ पे हमारे पास आंसर है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है और वाटर में कन्वर्ट हो जाना है। वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सिस्टम्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज, बच्चों जो वाटर की सॉल्वेंट वाली प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी फोर्सेस तो नहीं होंगी पानी को आपस में जोड़ के रखने वाली फोर्सेस तो नहीं होंगी। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों वो उसकी पोलर नेचर की वजह से होती है। स्पेसिफिक हीट जो होती है वो उसको शॉक एब्जॉर्बर का काम करवाती है, थर्मल शॉक एब्जॉर्बर का काम करवाती है, और इवेपोरेशन जो होता है बच्चों कूलिंग इफेक्ट जनरेट करवाता है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास होगा। अच्छा जी, तो इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड बाइलेयर इन अ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, अब मेनली हमारे पास ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड बाइलेयर ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से आती है बच्चों। लेकिन अगर हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की बात करते हैं तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या चीज करवाती है? आयोनाइजेशन ऑफ लिपिड्स, भाई लिपिड्स जो है वो नॉन पोलर हैं, वो पोलर नहीं है, ठीक है, वो इस वजह से पानी से इंटरेक्ट नहीं करते। इंक्रीज ऑफ कांटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड लिपिड्स, लिपिड्स हाइड्रोफोबिक हैं, पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, तो रिडक्शन ऑफ कांटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड लिपिड्स विल बी द करेक्ट आंसर। About 170 types of amino acids are found to occur in a cell. How many are involved in making proteins? 10 essential and 10 नॉन essential amino acids हैं। टोटल हमारे पास 20 amino acids होते हैं जो कि प्रोटीन को बना रहे होते हैं। The anticodon loop of transfer RNA that complements messenger RNA is, तो बच्चों ट्रांसफर आरएनए का हमारे पास एक एंटीकोडोन लूप जो होता है वो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है। दिस इज मिडल लूप, ये बेसिकली सेंटर वाला पोर्शन है तो ये मिडल लूप कहलाएगा। इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन अमीनो एसिड इज डिटरमिन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। एक हमारे पास अमीनो एसिड है, ठीक है जी, उसकी अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी उसकी साइड चेन की वजह से होती है। जो साइड चेन है दैट इज नॉट अल्फा कार्बन इज दिस, अमीनो ग्रुप इज दिस, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज दिस। तो ये जो साइड चेन है इसको हम लोग वेरिएबल ग्रुप का नाम देते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंबाइंस विद फॉस्फेटिडिक एसिड टू फॉर्म लेसिथिन। अब तो लेसिथिन जो है वो क्या होता है, इसको सिंपली फोस्फेटिडाइल कोलीन, ये हम इसका दूसरा नाम है लेसिथिन का। वी टॉक्ड अबाउट इन क्लासेस। तो फॉस्फेटिडाइल कोलीन बनाने के लिए फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ कोलीन अटैच करेगा। यू हैव टू रिमेंबर दैट पार्ट। हमारे पास ये बहुत आसान सा आंसर था इसका। द बायोपॉलीमर दैट मेक्स फंगल सेल वॉल इज, जो फंगस की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनाती क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद होती है।
पेप्टिन और लिग्निन दोनों प्लांट सेल वॉल बना रही होती है। काइटिन जो होती है बच्चों ये फंगल सेल वॉल बनाती है। ये भी पॉलीसेकेराइड ही है लेकिन ये फंगल सेल वॉल बनाती है और ये ज्यादा ड्यूरेबल होती है। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज, जो गोल्जी वर्डीज होती हैं, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं, इन्होंने जो वेसिकल्स बनाने हैं जो सेल सिक्रीशन में इस्तेमाल होंगे। तो ग्लैंड वाले जो सेल्स होते हैं, दीज आर द सेल्स जो basically क्या काम करते हैं, जिनके अंदर गोल्जी अपरेटस बहुत ज्यादा होते हैं, गोल्जी वेसिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो मेन फंक्शन है वो लाइपोजेनेसिस नहीं है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने करनी होती है। तो इसका आंसर हमारे पास है सी। ये हमारे पास नम्स 2025 का एक पेपर था। लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि पेपर हम लोगों ने तैयारी ऐसी कमाल की कि यार बहुत मुश्किल पेपर आएगा, बहुत मुश्किल पेपर आएगा, लेकिन पेपर काफ़ी आसान था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका कोई सर पाँव नहीं बन रहा, उनमें मल्टीपल आंसर्स बन रहे हैं। अगर कोई सही आंसर है तो हम बाकी जो गलत, जो बहुत ऑब्वियस गलत आंसर्स हैं, उनको मार्क करके सही आंसर जो है लगा रहे हैं। तो ऐसा हमेशा होगा। ठीक है, ऐसा कभी भी ऐसा नहीं आप लोगों को ये चीज़ नज़र आएगी कि ऐसा ना हो, ऐसा हमेशा होगा। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है। इंशाल्लाह बच्चों, अगली जो हमारी मॉक एग्ज़ाम होंगे, टेस्ट होंगे, अभी के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर बच्चों। हाफ़िज़।